everyone, and welcome to Wings Kudan. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal, and welcome to my lecture series. So, guys, this is practice set number 4, right? So, the first question for today is, which of the following planets do not have satellite? Like I always say, always mark the key point. Do not. Right? Is it Mars and Venus? It is Mercury or Venus? It is Neptune or Jupiter? Mars or Mercury? So the answer for this question is Mercury and Venus. Right? देखो जो बाकी के हैं उनकी अपनी सैटेलाइट्स हैं. हाउएवर जुपिटर हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सैटेलाइट्स. लेकिन बाकी जो आपका मर्क्यूरी और वीनस है इनकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है. राइट? जैसे अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट. राइट? और सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट होती है किसी एक प्लैनेट के जो आगे पीछे चक्कर काट रहा है ना, वो उसकी सैटेलाइट होती है. ठीक है? राइट? और जो प्लैनेट्स हैं वो किसके आगे भी चक्कर काट रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दी सन. फाइन. Okay, so question number 2. What is a supernova? Guys, supernova has been in news also. तो याद रखिएगा supernova होता है, is it a comet, a meteor, a asteroid or a black hole? तो it is actually a black hole. So supernova क्या होता है ना? supernova होता है जब कभी भी एक huge explosion हो. राइट? जब ह्यूज एक्सप्लोशन होता है किनके बीच में? एक सन मतलब एक ही सन है, सन और स्टार के बीच में. एंड इट टेंड्स टू एंड इट्स लाइफ. हु? द स्टार टेंड्स टू एंड इट्स लाइफ. और जब एक्सप्लोजन होता है ना, तब उसका जो वो अपने साइज में श्रिंक हो जाता है. राइट? दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लैक होल. ठीक है? तो याद रखिएगा दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लैक होल. सो सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा बेसिकली इट इज अ ब्लैक होल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? ये इजी क्वेश्चन भी है और बहुत बारी पूछा भी गया है, तो याद रखना इट इज ट्रोपोस्फेयर. कैसा होता है? ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रैटोस्फेयर होता है, मीजोस्फेयर होता है, थर्मोस्फेयर होता है, एक्सोस्फेयर होता है. सो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड योर एक्सोस्फेयर. ठीक है? सो नाउ अगर आपको इनमें से पूछा जाए, सो नाउ यू नो कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में भी आपको लगाना आता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाना के लिए आपको आता है. सो दिस इज योर ट्रोपोस्फेयर. ठीक है? अच्छा, एक और चीज़. For example, this is troposphere, this is stratosphere. Now, this is the point where troposphere finishes and the stratosphere starts. So, जहाँ पे troposphere finish होता है और stratosphere start होता है, it is called as tropopause. कि अब troposphere पे pause लग गया. Similarly, stratosphere के बाद mesosphere. तो यहाँ पे क्या आएगा? This layer जहाँ से mesosphere start हो रहा है और troposphere end हो रहा है, it is called as stratopause. राइट? सो ये भी आप याद रख सकते हैं. एंड सेम गोज फॉर अदर लेयर्स ऑल्सो. ठीक है? सो जहाँ पे जो चीज़ खत्म हो रही है वहाँ पे पॉज लगा दो एंड द अदर थिंग्स बिगिन. ठीक है? सो इसका आंसर आ जाएगा आपका ट्रोपोपॉज. ठीक है? और ट्रोपोपॉज पे पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था ना, ओजोन भी 2 तरीके की होती है, गुड ओजोन एंड बैड ओजोन. गुड ओजोन होती है जो आपके स्ट्रैटोस्फेयर में मौजूद है, जो आपकी एक्चुअल ओजोन होती है. ठीक है? और ये क्या करती है? हमको हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है. जबकि वो ओजोन जो आपकी ट्रोपोस्फेयर में मौजूद है उसको हम बैड ओजोन कहते हैं, क्योंकि वो एक पोल्यूटेंट का काम करती है. ठीक है? राइट? और ये क्या करती है? ये काम करती है जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, उनको ट्रैप कर देती है, बाहर जाने नहीं देती, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है. ठीक है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज अमर्त्य सेन was awarded Nobel Prize for his contributions to number 1, is it development economics, is it welfare economics, it is monetary economics or it is econometrics? So the answer for this question is welfare economics. ठीक है? इन्होंने 1998 में इनको नोबल प्राइज जो है मिला था फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थियोरी. इस चीज़ के लिए इनको नोबल प्राइज मिला था 1998 में. फाइन. नेक्स्ट इज
Who is known as the father of economics? ओके हाँ इस पे है ना हाँ ओके सो नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज इट एडम स्मिथ इज इट जे एम कीनीज इज इट मॉल्थस और इज इट रिचार्डो ठीक है और रिकार्डो राइट सो द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ राइट इन्होंने एक बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस The Wealth of Nations, and this was the first ऐसी book थी which was dedicated for the study of political economy, right? इसलिए इनको कहा जाता है as the father of economics. Next, question number 6. As per 2021, the J&K Reorganization Act 2019 consists of how many sections and schedules? Is it 103 sections, 5 schedules, 105 sections, 7 schedules, 107 sections, 7 schedules, 107 sections, 5 schedules? What is the answer? The answer is 103 and 5 schedules. तो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये आपको learn या फिर याद करके रखना पड़ेगा. It is memory based. ठीक है ओके नेक्स्ट एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. अच्छा बच्चे ना पिछले लेक्चर्स में बोल रहे थे कि मैम और क्वेश्चंस लाओ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, इसलिए इस बार आपके लिए मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो इसके ऊपर लेकर आई हूँ. ठीक है चलो. एज पर J&K Reorganization Act 2019, the total number of members in the Legislative Assembly of UT of Jammu and Kashmir shall be 90, 97, 115 और 107. राइट सो इसका आंसर क्या है 107. सो ये भी आपको याद करना पड़ेगा. इट इज 107. ठीक है. नेक्स्ट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. Is it 2nd, 3rd, 4th or 5th? So it is the 5th schedule. Right? So it is the 5th schedule. याद रखिएगा. Fine? Next. The Constitution of India came into force to 26 Jan 1950, 26 November 1949, 26 Jan 1946, 31st December 1946. So the answer is, देखो अब इसमें क्या है ना, अगर आपको पूछा जाएगा adopted, so the answer is going to be 26th of November, right? But enforce की अगर बात होगी then it is 26th of January 1950. डेट्स का भी ध्यान रखिएगा. ठीक है. सो 26th of January 1950 इज द करेक्ट आंसर. और पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ये क्यों था, बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिक सेशन ऑफ 1929 जिसमें कहा गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे. ठीक है. और आज के टाइम पे 26 नवंबर क्या है, इट इज आवर रिपब्लिक डे. ठीक है. 10th, bicameral system is a feature of which of the following forms of government? Is it unitary, federal, parliamentary और presidential? So bicameralism क्या होता है? Bicameralism का मतलब होता है upper house and lower house. ठीक है. लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद. दिस इज कॉल्ड एज बाइकैमरलिज्म. एंड दिस इज व्हाट? डिवीजन ऑफ पावर्स. राइट. सो दिस इज फेडरल सिस्टम. ठीक है. फेडरल सिस्टम क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर एंड स्टेट. सो दिस इज ऑल्सो एक तरीके का डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द डिफरेंट हाउसेस. How was India being described in Article 1? This is a very important question. Why? Because recently India को जो है अब भारत कहा जाता है. Right? However, ये सिर्फ भारत कहा जाता है, जबकि जो आर्टिकल 1 है ना वो अपने आप में ही इस चीज़ का आंसर है. कैसा है? बिकॉज आर्टिकल 1 जो है इट टॉक्स अबाउट यूनियन ऑफ स्टेट. इट टॉक्स अबाउट यूनियन ऑफ स्टेट्स.
राइट। और आर्टिकल 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। दिस इज आर्टिकल 1, ठीक है, एंड दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड एज द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? Jawaharlal Nehru, Sachindranath Sinha, Rajendra Prasad and B.R. Ambedkar. So the correct answer is B.R. Ambedkar, right? And he basically talked about rights for the depressed classes, right? और इन्हीं की ही वजह से पूना पैक्ट हुआ था, इन्हीं के ही एफर्ट्स की वजह से जो है एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये चाहते थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस को पॉलिटिकल रिकग्निशन मिलना चाहिए, जिसकी वजह से इन्होंने बात की थी सेपरेट इलेक्ट्रोलेट को एक्सपैंड करना चाहिए और उसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को भी लाना चाहिए, जिसके बाद जो है आपके कम्युनल अवार्ड्स आए थे। और उसके बाद गांधी जी स्टार्टेड द हरिजन, हरिजन उन्होंने स्टार्ट किया था, और फिर पूना पैक्ट के चलते डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्वेशन जो है वो दिया गया था, राइट। सो एडिशनल पॉइंट अबाउट B.R. Ambedkar, and he is known as the maker of the Constitution of India. ठीक। 13th, the term we in the preamble means Indian Parliament, Supreme Court, the people of India or the Indian government. So क्या होता है? We the people of India, right? So the answer is people of India. Next, core industries are, right? गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होती हैं, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज होती हैं, या बेसिक इंडस्ट्रीज होती है। तो याद रखना कोर इंडस्ट्रीज आर बेसिकली 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, और ये बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होती है बिकॉज दीज आर द बेसिक इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी होती है? याद रखना 8 हैं। कौन कौन सी? फर्टिलाइजर, राइट, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, स्टील, क्रूड ऑयल, राइट। इसके अलावा आपका सीमेंट इंडस्ट्री, राइट। सो क्रूड ऑयल, सीमेंट इंडस्ट्री एंड कोल, दीज आर द 8 बेसिक कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। 8 कोर इंडस्ट्रीज विच आर बेसिकली द बेसिक इंडस्ट्रीज। फाइन, याद रखना, हो सकता है आपको कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है वो भी आपको पूछ ले, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। Next, globalization means integration of economy, integration of financial market, integration of domestic economy with the world economy, और integration of various sectors of the economy. जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 1990s के बाद इंडिया ने LPG रिफॉर्म्स लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके नाम में ही ग्लोबल है। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। सो ट्रेड हो गया, गुड्स, सर्विसेज, ये सारे में जो आपका ट्रेडिंग होता है ना अमंग डिफरेंट कंट्रीज, जो गुड्स का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है, उसको बोलते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। सो दिस इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ट्रोइका refers to top groupings that consist of current, previous and incoming presidencies of which of the following? Is it G20, European Union, UNGA, that is United Nations General Assembly, or the Asian Development Bank? So इसका आंसर क्या है? ट्रोइका refers to G20. G20 इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में G20 समिट हुआ था विच वॉज होस्टेड बाय इंडिया, सो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब एक तो आपको पता चल गया ट्रोइका बोलते किसको है, G20 नेशंस के 3 कंट्रीज। कौन कौन सी 3 कंट्रीज? जो प्रेजेंट में सबमिट कर रही है, जो पहले कर चुकी है, और जो इनकमिंग आगे वाली करेगी, राइट। अगर हम 2023 के हिसाब से देखें तो ट्रोइका कौन कौन सी हुई? प्रेजेंट इंडिया थी 2023 की, पास्ट में इंडोनेशिया थी, बाली में हुई, और अब जो होने वाली इट इज गोइंग टू बी इन रियो डी जेनेरियो विच इज ब्राजील, ठीक है। 17, which one of the following rightly abolished untouchability and prohibits its practice as a fundamental right? Is it the constitutional remedies? No. Is it equality? Is it freedom? Or right against exploitation? So it is right to equality. और जो ही number of question है that is question number आपका 17 है, so right to equality ये भी आपका
राइट टू इक्वालिटी में कौन सा आर्टिकल 17 जो है वो बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ठीक है. What does untouchability mean? Is it defined in the constitution? No, not defined in the constitution. और जो भी बंदे के ऊपर अगर untouchability के चार्जेस लगते हैं या केस फाइल होता है तो वो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं रहता है. राइट. सो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्टिकल. राइट. ओके. नेक्स्ट 18. With regards to missile among the Sikh, which of the following statements is correct? Missiles were a group of armed forces formed by Maharaja Ranjit Singh. Missiles were democratic in nature and based on the principles of equality. Missiles were formed to protect Punjab from the invasion of Nadir Shah. आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ मिसल. तो मिसल की करेक्ट डेफिनेशन क्या है? सो मिसल्स वर बेसिकली डेमोक्रेटिक इन नेचर एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. देखो थर्ड तो है नहीं है. राइट. तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन भी खत्म हो गई क्योंकि ए बी सी तीनों करेक्ट पूछे हैं. राइट. सॉरी, हाँ, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो ये तो नहीं है. राइट. ओके. सो ये वाला कटेगा नहीं क्योंकि करेक्ट पूछा है तो ये हो सकता है. अच्छा, हाँ ठीक है ना. ना स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है. सो अब ये वाला तो हो नहीं सकता. दूसरा है मिसल्स वर फॉर्म्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस फॉर महाराजा रंजीत सिंह. नो. क्यों? क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह के जो फादर थे ही वॉज हेड ऑफ वन ऑफ द मिसल. राइट. सो ऑब्वियसली हाउ कैन ही फॉर्म द आर्म्ड फोर्स ग्रुप? राइट. क्योंकि वो हेड थे. राइट. कौन से मिसल के हेड थे? शुकर चकिया मिसल. राइट. जिनको नहीं पता है प्लीज़ गो टू द प्लेलिस्ट, गो फॉर JNK हिस्ट्री. उसमें मैंने ये बहुत डिटेल में करवाया हुआ है आपको. ठीक है. सो ये क्या है? ये भी नहीं है. तो याद रखिएगा इट इज़ कि ये एक डेमोक्रेटिक नेचर के होते थे और ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड होते थे. सो आंसर नंबर बी इज करेक्ट. अच्छा. Which among the following is correct description of the term Jammu and Kashmir annual दरबार मूव? ये ऐसी प्रैक्टिस थी जिसमें सिविल सेक्रेटरीट एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं वो श्रीनगर और जम्मू के बीच में मूव इन करते थे. ये एनुअल इवेंट था जिसमें एक ओपन हाउस हियरिंग होता था पब्लिक ग्रीवियंसेस का हरि सिंह जी के टाइम पे. मैंडेटरी रिक्वायरमेंट था ऑफिशियल्स का विजिट करने को रूरल एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. यहाँ एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है शिफ्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज समर रिट्रीट टू श्रीनगर. सो दिस इज रॉन्ग. रूरल इज ऑल्सो रॉन्ग. This is also wrong. The answer is A, traditional practice of moving civil secretariat and other government offices. So option number 1 is correct. Okay. Consider the following pairs. 4th schedule, 6th and 10th. अब 4th schedule किसके साथ डील करता है? It deals with the allocation of seats of Rajya Sabha to the state and the union territories. Right? 6th schedule किसके साथ डील करता है? It deals with ओके. 6th पे आते हैं 10th किसके साथ है? इट डील्स विद एंटी डिफेक्शन. राइट. सो प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. यस, ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. ठीक है. सो 10th इज ऑल्सो राइट. 4th इज ऑल्सो राइट. 6th देखो प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज. अब हो सकता है ना कि आप इसको बोल दो कि हाँ भाई ये सही है, लेकिन क्या है ना, ध्यान देखना है आपको कि 6th शेड्यूल जो है ना वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ओवर ट्राइबल एरियाज है. ठीक है. और कौन कौन से मेंशन्ड है? MMTA, मेक माई ट्रिप आराम से. ठीक है. मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम. याद रखना. कभी कभी या तो ऐसे पूछ सकते हैं, कभी कभी आपको इनके नाम भी पूछ सकते हैं. ठीक है. 21. कंसिडर द फॉलोइंग. अच्छा, इसका आंसर क्या हो गया? 1 and 3 आर करेक्ट. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक. 21. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. राइट. सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad. Is it right or wrong? The Constituent Assembly adopted the national anthem and national song in 1947. देखो पहला क्वेश्चन जो है ना, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट सर्व्ड एज बोथ
कैसे होता था, एक तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह ही एक्ट करती थी और दूसरा एक्ट करती थी एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह मिलते थे ना, जो यहाँ पे पूछा गया है, तो उस टाइम पे जो चेयर करते थे इट वॉज जीवी मालवकर, ठीक है। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह होते थे सो इट वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो फर्स्ट इज रॉन्ग, राइट। अब दूसरा पूछा है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग इन 1947। नो। सो जो आपका नेशनल एंथम है विच इज जन गण मन, उसको 1950 दैट इज 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया था, राइट। सो दिस इज रॉन्ग। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, Gersopa Falls is formed by which of the following rivers? Is it लोहित, तुंगभद्रा, शरावती या कृष्ण? सबसे पहले तो पता होना चाहिए गेरसोपा फॉल्स है कहाँ पे। ये है आपके कर्नाटका में, सबसे पहली चीज़, ठीक है। अब देखो कर्नाटका में है तो लोहित और तुंगभद्रा तो हो नहीं सकते, ये हमको पता है, ब्रह्मपुत्रा के साथ रिलेटेड है तो ऑब्वियसली यहाँ नहीं होगा, तुंगभद्रा एज वेल। सो ये आपके तुंगभद्रा तो हो सकता है ऑब्वियसली, सो लोहित नहीं हो सकता। तुंगभद्रा, शरावती एंड कृष्णा। अब हमारे पास 3 बच गए, लेकिन एक हमने इसमें से एलिमिनेट कर दिया है। अब नेक्स्ट आता है गेरसोपा फॉल्स, फिर किसमें, कौन सी रिवर के ऊपर है? याद रखना इट इज शरावती, ठीक है, फाइन। कहाँ पे है? कर्नाटका में है, ठीक है। और इनको जोग फॉल्स भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट यू कैन रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द शिवा सुंदरम फॉल्स इज ऑन कावेरी, सुबर्णरेखा, इंद्रवती या फिर नन ऑफ दी अबव। तो याद रखना शिव सुंदरम फॉल्स जो हैं इनको नाइग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वन ऑफ दी हाइएस्ट फॉल्स, राइट। किस के ऊपर है? इट इज ऑन रिवर कावेरी। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। Last question is which among the following is the largest glacier, right? So कौन सा आपका सबसे largest glacier है? तो इनमें से कौन सा है? ले, सैनी, गंगोत्री, जेमू या सियाचिन, ठीक है। तो इट इज योर सियाचिन ग्लेशियर विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया। और कहाँ पे फॉल करता है, या किन रेंजेस में है ये? इट इज इन द काराकोरम रेंज, ठीक है। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज। बाय।